नमस्कार। पिछली तासिका में हमने निर्माणों के पावन युग में इस कविता का छोटा सा भाग हमने देखा था, लेकिन उस तासिका में यह कविता पूरी नहीं हो चुकी थी। उसकी 3 पंक्तियां और बची है, शेष रही है। उन 3 पंक्तियों के बारे में आज हम और आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरी कविता ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो कविता का नाम था 11वीं कविता, निर्माणों के पावन युग में। तो परिचय में हमने देखा था इस कविता के कवि जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। उनके बारे में छोटा सा परिचय, चाहे किताब में से हो या और बाकी जनरल और कुछ हो, वो परिचय भी मैंने आपको दिया था। तो ये जो पहली 3 पंक्तियां थी, इसका भी मैंने आपको स्पष्टीकरण किया था। ये जो 2 पंक्तियां है, हर एक 3-3 पंक्तियों के बाद आती है, इसका स्पष्टीकरण भी मैंने बताया है। लेकिन फिर भी कविता के अंत में पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हम उस पर नजर डालेंगे। और ये जो 3 पंक्तियां थी, ये भी हो चुकी है। सिर्फ 3 पंक्तियां बची हैं और वह 3 पंक्तियां आज हम देखने वाले हैं। तो वो 3 पंक्तियां वो जो है वो ये है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। इस कविता की यह अंतिम पंक्तियां हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम जो पहली पंक्तियों में कठिन शब्द होंगे उस पर नजर डालेंगे। तो पहला शब्द है आविष्कार। तो आविष्कार इस शब्द का अर्थ है, इस कविता में पहले भी आया है, उसका पर्यायवाची शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान का मैंने अर्थ बताया था। अनुसंधान का अर्थ होता है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। जो वैज्ञानिक करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो आविष्कार का मतलब है अन्वेषण, पर्यायवाची शब्द। और अन्वेषण खोज, शोध। वैज्ञानिक खोज करते हैं, शोध लगाते हैं। दूसरा कठिन शब्द यह है कृति। कृति इस शब्द का अर्थ होता है कोई अच्छा कार्य, कोई अच्छा काम, उसे कृति कहते हैं। कृति का मतलब काम, कोई अच्छा काम। और मानव का प्यार नहीं है। प्यार, यह एक शब्द आया है। प्यार का शब्द से अर्थ होता है स्नेह, ममता, माया। तो यहां प्यार का अर्थ अलग है। इस कविता में प्यार इस शब्द का अर्थ है उपयुक्त, उपयोगी। तो पहली पंक्ति हम पहले समझ में लेते हैं। 3 इसमें कठिन शब्द है। पहला शब्द है आविष्कार, उसका अर्थ है अन्वेषण, खोज, शोध। दूसरा यहां कठिन शब्द आया है कृति, कृतियों। कृति का अर्थ है कोई अच्छा या बड़ा काम। और तीसरा कठिन शब्द आया है प्यार। तो प्यार इस शब्द का अर्थ इस कविता में उपयोगी, उपयुक्त, इस प्रकार अर्थ है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति समझ में लेते हैं। तो आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, देखते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक जो है अलग अलग खोज करते हैं।
हमारे स्वतंत्रता पूर्व काल से पहले भी खोज होते आ रहे हैं, अन्वेषण होते आ रहे हैं, अनुसंधान होता आ रहा है, अभी भी चालू है। भविष्य काल में अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा, आविष्कार होगा। कौन करते हैं आविष्कार, कौन करते हैं अन्वेषण, कौन करते हैं खोज? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक कृति करते हैं। कृति का अर्थ मैंने बताया, कोई अच्छा या बड़ा काम। तो वैज्ञानिक कोई अच्छा या बड़ा काम किस लिए करते हैं वो आगे बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज लगाते हैं, शोध करते हैं, वो कृति करते हैं, प्रत्यक्ष कृति करते हैं, एक्शन अमल करते हैं, कार्यवाही करते हैं। तो कृति का मतलब कोई अच्छा काम या कोई बड़ा काम, किस लिए वो आगे बताया है। किस लिए बड़ा काम करते हैं, किस लिए अच्छा काम करते हैं? यदि मानव का प्यार नहीं है, मानव के प्यार के लिए वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। मानव के प्यार, प्यार इस शब्द का अर्थ मैंने बताया, प्यार का मतलब उपयोगी, प्यार का मतलब उपयुक्त, प्यार का मतलब भलाई, हित, कल्याण, फायदा, सुख, समाधान, तृप्तता, ऐसे अनेक पर्यायवाची उसके अर्थ है। तो पहली पंक्ति फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। आविष्कारों की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है, इस पंक्ति का मतलब यह होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, शोध लगाते हैं, कृति करते हैं, मतलब बहुत बड़ा या अच्छा काम करते हैं। किस लिए करते हैं? मानव के लिए करते हैं, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। मनुष्य का, मानव का प्यार उसमें होना चाहिए। मानव का प्यार किसमें होना चाहिए? आविष्कारों में, कृति में, आविष्कारों की कृति में मानव का प्यार होना चाहिए। आविष्कारक इसका मतलब वैज्ञानिक, और आविष्कार इसका मतलब अनुसंधान, अन्वेषण। जो आविष्कार करते हैं, तो उस आविष्कार में जो कृति होती है, वह कृति मतलब कोई बड़ा या अच्छा काम, उसमें मानव का प्यार होना अटल बिहारी वाजपेयी की मतानुसार बहुत बड़ा आवश्यक है। वे कहते हैं, यदि आविष्कारों के कृति में, कृति मतलब काम, काम मतलब शोध, यदि वह आविष्कार जो लगाया है, वह जो काम किया है, वह काम, उस काम में यदि मानव का प्यार नहीं है, मतलब यदि मानव के हित उसमें नहीं हो सकता, मानव का कल्याण उसमें हो नहीं सकता, या मानव की भलाई यदि उसमें नहीं हो सकती, तो वे कहते हैं, आगे बताया है कि वह जो विज्ञान है वह व्यर्थ है, नाकाम है, निष्फल है, निरुपयोगी है। ठीक है, शायद पहली पंक्ति समझ में आई होगी। हम दूसरी पंक्ति की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरी पंक्ति में जो कठिन शब्द है, वह सबसे पहले हम देखते हैं। दूसरी पंक्ति, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। बिल्कुल पहली पंक्ति से मिलता जुलता इस पंक्ति का भी अर्थ है। सृजनहीन यह कठिन शब्द है। सृजनहीन का मतलब जिसमें सृजन न हो, सृजनहीन। सृजन का मतलब क्या? नवनिर्माण, नवनिर्मिति। जिसमें नवनिर्मिति न हो, और कैसी नवनिर्मिति? जो मानव के उपयोग के लिए नहीं है, उसे कहते हैं सृजनहीन। व्यर्थ यह एक शब्द आया है, कठिन शब्द। व्यर्थ का मतलब होता है निष्फल या नाकाम, निष्फल या नाकाम। प्राणी इस शब्द का अर्थ है मनुष्य, इंसान, मनुष्य, इंसान। और उपकार इस शब्द का अर्थ है हित, भलाई, कल्याण, फायदा, सुख वगैरह वगैरह।
तो दूसरी पंक्तियों में जो कठिन शब्द है 4 शब्द है। पहला शब्द सृजनहीन। सृजनहीन का मतलब है जिसमें सृजन न हो। सृजन का अर्थ मैंने बताया नवनिर्माण, जिसमें नवनिर्मिति न हो। व्यर्थ मतलब फिजूल, नाकाम, निष्फल। प्राणी का मतलब है इंसान, मनुष्य। और उपकार का मतलब है हित, भलाई, सुख। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। मतलब जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, यदि उस आविष्कार में, अनुसंधान में मानव का प्यार नहीं, मानव की भलाई नहीं, मानव का कुछ फायदा नहीं, मानव से कुछ उसका लेना देना नहीं है, तो वह विज्ञान कैसा होगा? तो वह विज्ञान व्यर्थ भी होगा और सृजनहीन भी होगा। देखो 2 विशेषण आए हैं विज्ञान के बारे में। पहला विशेषण सृजनहीन और दूसरा विशेषण व्यर्थ। सृजनहीन का अर्थ जिसमें सृजन न हो, नवनिर्मिति ही न हो। और व्यर्थ का अर्थ है नाकाम, निष्फल। तो वह विज्ञान कोई काम का नहीं, वह फिजूल है, नाकाम है, निष्फल है, व्यर्थ है, कोई उपयोग का नहीं। कौन सा विज्ञान उपयोग का नहीं? कौन सा आविष्कार उपयोग का नहीं? कौन सा अनुसंधान उपयोग का नहीं? कौन सा अन्वेषण उपयोग का नहीं? कौन सी खोज उपयोग की नहीं? कौन सा शोध उपयोग का नहीं? समझ में आया? जिस आविष्कार में, जिस खोज में मानव का प्यार नहीं, मतलब मानव की भलाई नहीं हो सकती, तो वह विज्ञान कोई काम का नहीं। उसमें कुछ नवनिर्माण ही नहीं है, पुराना ही है, नवनिर्मिति उसमें नहीं, इसलिए सृजनहीन कहा है। और फायदा भी कुछ नहीं, इसलिए उसे व्यर्थ कहा है, नाकाम है। ऐसा विज्ञान व्यर्थ भी है, सृजनहीन भी है। कैसा विज्ञान? जिसमें प्राणी का उपकार नहीं है। प्राणी मतलब इंसान, उपकार मतलब भलाई, हित, फायदा, उपयोग। यदि इंसान का फायदा, इंसान की भलाई उस विज्ञान से नहीं हो, तो वह विज्ञान बिना काम का है, नाकाम, व्यर्थ, फिजूल, ऐसा विज्ञान है। तो शायद दूसरी पंक्ति भी आपके समझ में आई होगी। अब हम अंतिम पंक्ति की ओर चलते हैं। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। सबसे पहले कठिन पंक्तियों की ओर चलते हैं। भौतिकता इस शब्द का अर्थ है सांसारिकता। भौतिकता, सांसारिकता मतलब यह संसार, मतलब यह जो दुनिया, उसमें सभी चीजें, चाहे इमारत हो, चाहे गाड़ियां हो, खेत हो, पशु पक्षी हो, हमारे सुख सुविधा के जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों को भौतिक साधन कहते हैं। तो भौतिकता इस शब्द का अर्थ है सांसारिकता। जो जीवन जीते समय हमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, वे सब भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक साधन होते हैं। तो उस भौतिक साधनों को भौतिकता कहा है। भौतिकता इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है सांसारिकता। दूसरा शब्द एक यहां कठिन आया है, उत्थान। उत्थान इस शब्द का अर्थ है निर्माण। निर्माण का अर्थ मैंने पहले बताया था, कविता का शीर्षक है वो निर्माणों के पावन युग में। तो उत्थान का अर्थ निर्माण, और निर्माण का अर्थ है विकास, क्यों? प्रगति, समृद्धि, उन्नति। जीवन का उत्थान न भूले, यह भी उत्थान शब्द है। और न भूले, न भूले, यह बार बार कवि आपको कहते हैं न भूले। इस शब्द का अर्थ होता है कि हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो अंतिम इस कविता की पंक्ति अब हम समझ ले लेते हैं। भौतिकता इस शब्द का अर्थ है सांसारिक, उत्थान इस शब्द का अर्थ है विकास, उन्नति, और न भूलना इस शब्द का अर्थ है हमेशा याद में रखना। तो इस अंतिम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले।
देखो ये उत्थान उत्थान दो शब्द आया है, दो बार, एक ही शब्द दो बार आया है। भौतिकता का उत्थान, जीवन का उत्थान। उत्थान का अर्थ मैंने बताया, प्रगति, विकास, उन्नति, समृद्धि। तो भौतिकता भी उत्थान और जीवन का भी उत्थान। भौतिकता का उत्थान होता है मतलब आविष्कार, अलग अलग प्रकार के खोज करते हैं। बहुत खोज की है आज तक वैज्ञानिकों ने। देखिए पहले अग्नि का शोध नहीं था, अन्वेषण अनुसंधान अग्नि का नहीं हुआ था, बिजली का अनुसंधान नहीं हुआ था, अनेक गाड़ियां चलती है रास्ते पर, उसका अनुसंधान नहीं हुआ था, अनेक पुल बने हैं नदियों पर, बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं उसको भी स्फोट से उड़ा देते हैं। बहुत सारे, बहुत, आपके घर में फ्रिज है, टेलीविजन है, मोबाइल है, बरोबर, सब इलेक्ट्रिक चाहे वस्तु हो, चाहे आप जिस घर में रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होगी किसी किसी की, यह भी सब वैज्ञानिकों ने ही अन्वेषण लगाया है, आविष्कार किया है। तो यह सब चीजें भौतिकता के अंतर्गत आती है। तो कवि कहते हैं वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, खोज लगाते हैं और यह भौतिकता, भौतिक साधनों की आपूर्ति करते हैं। नए नए खोज मनुष्य की सुख सुविधा के लिए वे लगाते हैं, ताकि भारत देश का विकास हो, भारत का निर्माण हो, भारत अव्वल दर्जे का हो और दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ भारत देश निर्माण करने में यह सारे लोग काम में लगे होते हैं। सभी लोग लगते हैं। भारत का हर नागरिक का कर्तव्य है, उसका काम है कि हमारे भारत देश के निर्माण में, विकास में हमारा भी कुछ योगदान हो, हमारी भी छोटी सी कुछ न भूमिका हो। हमें रामायण में एक संदर्भ सभी को मालूम है, जब रावण ने सीता श्रीलंका, लंका में लेकर चले गए थे वे, तब बीच में समुद्र था, सागर था, सभी को मालूम है। उस पर उस जमाने में कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी थी कि सागर को पार करना था। उस पार उस श्री राम जी की पत्नी सीता थी, जाना तो था, कैसे पहुंचना था वह। तो हमें याद है एक पौराणिक काल में इसका एक संदर्भ आया है कि जो उनकी सेना थी, वानर सेना, उन्होंने एक एक पत्थर उठाया, उस पर ऐसा श्री राम लिख दिया और सागर में फेंक दिया, और वह पत्थर क्या हुआ, सागर की गहराई तक, तल तक नहीं गया, तो पानी पर ही तैरने लगा। कोई अद्भुत शक्ति हो, कोई हो, हमें इसमें तल में नहीं जाना है, लेकिन संदर्भ इतना है। तो इस प्रकार उन्होंने इस तट से, सागर से उस तट तक इस प्रकार पत्थर फेंक फेंक कर सेतु बनाया था, पुल बनाया था। और आज भी हमें वह जो सेतु है उस सागर में दिखाई देता है। उसे फोड़ने की भी कोशिश किन किन सरकारों ने की थी, लेकिन उसका विरोध हो चुका है। कोई कहते हैं कि कोई जहाज उसे टकराता है, कोई नुकसान होता है, ऐसा भी किसी का मत है। अलग अलग मत है, अलग अलग अभिप्राय है लोगों के, वो चल रहा है। लेकिन आज भी वो इतिहास साक्षी है, आज भी हम श्री राम जी का वो सेतु हमें देखने को मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य भूमिका का मैं तुम्हें अर्थ समझा रहा हूं, योगदान का अर्थ मैं समझा रहा हूं। भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, भारत के परिवर्तन में हमारा योगदान होना आवश्यक है, हमारी भूमिका होनी आवश्यक है। की मराठीमध्ये सुद्धा आपण म्हणतो की समाजाचे आपल्यावरती उपकार असतात, समाजाचे ऋण आपण फेडले पाहिजे, समाजाचे आपण देने लागतो, इस प्रकार। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जब पत्थर उन बंदरों ने या वानर सेना ने उस पर डाले थे पानी पर, वे ऐसे नीचे नहीं गए, ऊपर ही पानी पर तैरते थे। श्री राम लिखा था, कोई अद्भुत शक्ति होगी, चमत्कार होगा, लेकिन उसमें दोनों पत्थर के बीच कीचड़ लगाना था, और कीचड़ लगाने से वह पत्थर मजबूत तरह से बैठ जाए। तो कीचड़ पहुंचाने का काम किसने किया? तो गिलहरी ने किया। गिलहरी इस शब्द का अर्थ है मराठी में खारुताई। खारुताई जो पेड़ पर होती है, देखो ऐसे सरसर सरसर चढ़ती है और उतरती है बहुत तेज गति से, खारुताई, उसे हिंदी में हम गिलहरी कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारी भूमिका, योगदान, उस पत्थर में कीचड़ लगाने का, कीचड़ देने का काम संदर्भ कहा है पौराणिक उस पुस्तक में, ऐतिहासिक काल में, कि गिलहरी ने उस कीचड़ लगाने का
तो उसे देने का काम किया था। तो यह गिलहरी का योगदान है, यह गिलहरी की छोटी सी भूमिका है। मैं भूमिका यह शब्द आपको स्पष्टीकरण बता रहा हूं कि हमारी भी ऐसी गिलहरी जैसी भी छोटी सी क्यों न हो, लेकिन हमारी भूमिका होनी चाहिए। भारत देश के निर्माण में हमारा थोड़ा सा योगदान होना आवश्यक है। तो भौतिकता का उत्थान और जीवन का उत्थान, मैंने कहा भौतिकता का मतलब सांसारिकता, और सांसारिकता मतलब सब भौतिक साधन, भौतिक उत्थान और जीवन का उत्थान। उत्थान का मतलब प्रगति, वैज्ञानिक उत्थान करते हैं, भौतिकता का उत्थान करते हैं। इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में अनेक अन्वेषण लगाते हैं, अनुसंधान लगाते हैं, खोज करते हैं और अपना अपना देश प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो भौतिकता का उत्थान होता है। लेकिन अटल बिहारी कहते हैं जब तो भौतिकता का उत्थान कर रहे हो, चाहे आविष्कारक हो, चाहे लोग हो, कौन भी हो, भारत देश का हर नागरिक, यदि वे उत्थान करते हैं तो भौतिकता का उत्थान करते समय भौतिकता की जो तड़क भड़क है, गाड़ियां है, एसी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े पोशाकें पहनते हैं, ऐसी कीमती गाड़ियां हैं, यह सब भौतिकता है। तड़क भड़क, भौतिकता की यह जो तड़क भड़क है, ऊंचा रहन सहन है, ऐशाराम का जीवन है, नए शोध भी लगाते हैं। तो ऐसे भौतिकता के तड़क भड़क में हमें एक बात जरूर याद रखनी है, जीवन का उत्थान नहीं बोलना चाहिए। केवल भौतिक तड़क भड़क नहीं करनी चाहिए, केवल खोज ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह खोज करते समय मनुष्य के जीवन का भी उत्थान होना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन का उत्थान, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्थान का अर्थ प्रगति। तो भौतिक उत्थान होने पर, खोज लगाने पर मनुष्य के जीवन का उत्थान तो होता ही है, लेकिन उत्थान इस शब्द का अर्थ विकास के साथ साथ नैतिकता है, संस्कार है, शिक्षा है, बोध है, सार है, तत्व है, चरित्रता है, आदर्शवाद है। तो हमें जीवन में आदर्श, हमारा चरित्र कैसे बने, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें संस्कार से युक्त पीढ़ी बनाने का काम, जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर है। तो संस्कारी पीढ़ी यदि हमने बनाई और अच्छी सुसंस्कृत जो यह आज की पीढ़ी है, इस पर हमने संस्कार किए, तो अटल बिहारी के मतानुसार उन पीढ़ी का जीवन का उत्थान सही ढंग से हुआ। नहीं तो जीवन का उत्थान कोई काम का नहीं है। इसका मतलब अंतिम पंक्ति का अर्थ यह है कि हम भौतिक शोध लगाते हैं, दुनिया में शोध लगाते हैं, वह तो लगाओ, लेकिन वह लगाते समय मनुष्य के जीवन की भी प्रगति होनी चाहिए, और मनुष्य के जीवन के प्रगति के साथ साथ उसकी नैतिकता, उसके संस्कार, वह चरित्रवान बनना चाहिए, आदर्श नागरिक भी वह बनना चाहिए। इस प्रकार संदेश, सीख, बोध, उपदेश कवि अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता के अंत में देना चाहते हैं। जो अंतिम लाइन है, जीवन का उत्तर न भूले, वो हमें जिंदगी भर याद रखने लायक यह पंक्ति है, जिंदगी भर प्रेरणा देने वाली यह पंक्ति है। क्या प्रेरणा देती है? कि हमें संस्कारित बनना है, संस्कारशील बनना है, आदर्श नागरिक बनना है, हमें नैतिकता होनी चाहिए, मानव में प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, अपनेपन की भावना होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम, क्या है यह? तो संस्कृत का छोटा सा वाक्य, यह एक उक्ति है, मराठी में हम उसे सुविचार कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इस उक्ति का अर्थ है वसुधा यह एक कुटुंब है। वसुधा का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी है एक कुटुंब है, मतलब दुनिया जो है वह एक फैमिली है, कुटुंब, और उसमें जितने भी लोग हैं वे सब रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, सब आपस में। जब किसी कुटुंब, कौन सा भी कुटुंब हो, उसमें भी प्यार होता है। हम माता पिता के प्रति प्यार की भावना रखते हैं, भाई बहन के प्रति प्यार की भावना रखते हैं, बहुत ऐसा प्यार, बहुत ऐसा स्नेह, बहुत ऐसा दुलार, बहुत ऐसा लगाव
हम में होता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं भारत देश के हर एक व्यक्ति आदर्शवान बने, चरित्रवान बने, शीलवान बने और संस्कारशील बने। तो आज की यह कविता यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यदि इस कविता में कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, समस्या हो, अड़चन हो तो मुझे आप बाद में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार 11वीं जो कविता है निर्माणों के पावन युग में, इस कविता का यह कविता आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।